हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। बच्चों, आज की इस क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं कक्षा 11 की बायोलॉजी का अध्याय 1 का क्लास नंबर 5। ये हाँ, हमारा क्लास नंबर 5 है और आज की इस टॉपिक में हम पढ़ाएंगे आपको वर्ग की एवं वर्गीकरण विज्ञान के बारे में। तो सबसे पहले मैं अपने टॉपिक का नाम डाल लेता हूं। पढ़ना क्या है आपको। हमारा टॉपिक है वर्ग की एवं वर्गीकरण विज्ञान। ये हमारे टॉपिक का नाम है। इसी को इंग्लिश में हम कहते हैं टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। तो आज हम एकदम अच्छे से जानेंगे कि टैक्सोनॉमी क्या होता है, सिस्टमैटिक्स क्या होता है, इनके बारे में किसने बताया था, इसके अंदर क्या होता है, इस सभी के बारे में हम अच्छे से आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जो टैक्सोनॉमी शब्द है, वर्ड टैक्सोनॉमी जो है वो कौन सा वर्ड है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं टैक्सोनॉमी वर्ड की, तो टैक्सोनॉमी जो है वो एक ग्रीक शब्द है। ठीक है, क्या है, एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक शब्द है। और ये दो चीजों से मिलकर के बना हुआ है। जो टैक्सोनॉमी वर्ड है वो दो चीजों से मिलकर के बना हुआ है। अगर हम इसमें पहले वर्ड की बात करते हैं, पहला वर्ड इसी के अंदर हमारा आता है टैक्सिस, और जो दूसरा वर्ड आता है इसी में वो आता है नामस। ठीक है, टैक्सिस और नामस आता है। ये तो हो गया हमारा दो वर्ड। अब अगर हम इन दोनों वर्ड के बारे में बात करते हैं कि टैक्सिस का मतलब क्या होता है और नामस का मतलब क्या होता है, तो अगर हम टैक्सिस की बात करते हैं तो टैक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट। ठीक है, अच्छे से समझिएगा, टैक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट, इसको हिंदी में कहते हैं हम व्यवस्थित। अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, व्यवस्थित। ठीक है, और नामस का मतलब होता है रूल और लॉ। ठीक है, नामस का मतलब क्या होता है, रूल और लॉ, यानी कि नियम या कानून। ठीक है, हम टैक्सोनॉमी के अंदर क्या पढ़ते हैं, किसी भी चीज को एक व्यवस्थित तरीके से, एक व्यवस्थित नियम के अनुसार पढ़ते हैं। ये हमारा कहलाता है टैक्सोनॉमी। अब अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम बताते हैं टैक्सोनॉमी का परिभाषा क्या होता है, वर्गीकरण का परिभाषा क्या होता है हिंदी में। ठीक है, चलिए अब अगर हम वर्गीकरण की परिभाषा की बात करते हैं, यानी कि डेफिनेशन की बात करते हैं, तो डेफिनेशन क्या होता है, वर्गीकरण क्या होता है कि एक विज्ञान की शाखा होती है। जो टैक्सोनॉमी क्या होता है, वो ब्रांच ऑफ साइंस होता है जिसके अंतर्गत हम किसी भी जीव के वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं। ठीक है, तो कहेंगे, हम लिखेंगे वर्ग की विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें संरचनात्मक, एकदम सरल डेफिनेशन बता रहा हूं मैं, संरचनात्मक, क्रियात्मक, जैव रासायनिक गुणों के आधार पर, जैव रासायनिक गुणों के आधार पर जीवों का वर्गीकरण, यानी कि जीवों का क्लासिफिकेशन ही वर्गीकरण यानी कि टैक्सोनॉमी कहलाता है।
यही बात आई समझ में। देखो इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी जीव है उसका वर्गीकरण करना है, तो वर्गीकरण हम उसका कैसे करेंगे, किस बेसिस पे करेंगे। हमारे इस दुनिया में लगभग 83 लाख जीव हैं, सॉरी 83 मिलियन जीव हैं। इन जीवों का हम कैसे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, कुछ तो इसका आधार मानेंगे हम, कुछ तो बेसिस मानेंगे जिसके दौरान हम क्लासिफिकेशन करेंगे। जी हाँ, हमने बेसिस माना उसकी संरचना की, ये कैसा दिखाई देता है, फिर उसके बाद हमने उसका आधार माना कि ये क्या काम करता है, इसका हैबिट क्या है, इसका हैबिटाट क्या है, इसके अंदर की फंक्शन को जाना, तब जा करके हमने सिमिलर फंक्शन वाले, सिमिलर स्ट्रक्चर वाले एनिमल को, प्लांट को एक साथ रखा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्लासिफिकेशन करना आसान हो गया। अब अगर हम बात करते हैं कुछ टर्म की क्लासिफिकेशन से जुड़े हुए कुछ शब्दों की बात करते हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि कंपटीशन के एग्जाम में आपको ढेर सारे नंबर भी दिला सकते हैं। तो अगर हम पहले टर्म की बात करते हैं तो टर्म आता है कि टैक्सोनॉमी शब्द जो है, जो वर्गीकृत शब्द है, उसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो अगर हम बात करते हैं शब्द वर्गीकृत, शब्द वर्गीकृत किसने दिया, शब्द वर्गीकृत किसने दिया, तो इसका सीधा सा जवाब हो जाएगा एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है एपी डी कंडोले। एपी डी कंडोले नाम के वैज्ञानिक है जिन्होंने वर्गीकृत शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। तो क्या नाम हो जाएगा, ए पी डी कंडोले। एपी डी कंडोले नाम के वैज्ञानिक है जिन्होंने वर्गीकृत शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। अब अगर हम अगले शब्द की बात करते हैं तो अगला शब्द हमारा जो होगा वो होगा कि वर्गीकृत के जनक किसे कहते हैं। ठीक है, यानी कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको कहा जाता है। लिख लिया हम यहां पर वर्गीकृत के जनक, वर्गीकृत के जनक यानी कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है। तो अगर हम बात करते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी की, तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी हमारे कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। कैरोलस लिनियस को हम कार्ल लिनियस के नाम से भी जानते हैं। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी हम कैरोलस लिनियस को कहते हैं। ठीक है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी हम किसको कहते हैं, कैरोलस लिनियस को कहते हैं। खास बात यह है कि ये पूरे विश्व में फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के रूप में जाने जाते हैं, पूरे दुनिया में वर्गीकृत के पिता के नाम में जाने जाते हैं। अब अगर हम विशेष रूप से बात करते हैं कि जो हमारा इंडिया है, जो भारत है, यहां पर वर्गीकृत का पिता किसे कहा जाता है, यहां पर टैक्सोनॉमी का फादर किसे कहा जाता है, अगर इसकी बात करते हैं तो यहां पर हम भी लिख लेते हैं भारत में वर्गीकृत का जनक, भारत में वर्गीकृत का जनक किसे कहा जाता है। तो भारत में वर्गीकृत का जनक कहा जाता है हेनरी सेंटापाउ। हेनरी सेंटापाउ नाम के एक वैज्ञानिक है जिन्हें भारत में वर्गीकृत के जनक के नाम से जाना जाता है। तो नाम में लिख दूं हेनरी सेंटापाउ। हेनरी सेंटापाउ नाम के एक वैज्ञानिक है जिन्हें भारत में वर्गीकृत का जनक कह करके पुकारा जाता है। अब अगर हम अगले पॉइंट की बात करते हैं, हमारा अगला पॉइंट हो जाएगा ये कि सबसे पहले वर्गीकृत का कॉन्सेप्ट किसने समझाया था, सबसे पहले वर्गीकृत के बारे में किसने बताया था। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो उनके नाम में आता है अरस्तु। अरस्तु एक ऐसे साइंटिस्ट है, एक ऐसे वैज्ञानिक है जिन्होंने सबसे पहले टैक्सोनॉमिक कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझाया था और उसी को बेसिस मान करके इन्होंने समस्त जीवों को दो भागों में बांट दिया था। अगले पॉइंट की बात करते हैं तो फादर ऑफ सिस्टमैटिक्स यानी कि फादर ऑफ वर्गीकरण विज्ञान किसे कहा जाता है। तो अगर हम बात करते हैं सिस्टमैटिक्स के पिता यानी कि वर्गीकरण विज्ञान के जनक, वर्गीकरण विज्ञान के जनक कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। कैरोलस लिनियस को भी वर्गीकरण का जनक, वर्गीकरण विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब अगर हम बात करते हैं, एक शब्द आता है नव वर्गीकरण या नियो टैक्सोनॉमी, तो इसके जनक किसे कहा जाता है, नियो टैक्सोनॉमी या नव वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है। तो हम इसको हिंदी में कहते हैं
नव वर्गीकरण इंग्लिश में कहते हैं नियो टैक्सोनॉमी। हम कहेंगे नव वर्गीकी के जनक। तो नव वर्गीकी के जनक जूलियस हैक्सले को कहा जाता है। जूलियन हैक्सले को नव वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। अब अगर हम बात करते हैं स्पीसीज की, अगर वर्गीकरण आप करते जाओगे तो वर्गीकरण की सबसे निम्नतम इकाई होती है जीनस, फिर उसके बाद आता है स्पीसीज। इस प्रकार से वर्गीकरण में 7 इकाइयां होती है जो कि जगत से लेकर के जाति तक खत्म होती है। ठीक है, जगत से शुरू होते हुए जाति पर जाकर के खत्म होती है और सबसे निचली इकाई जो होती है वो हमारी जाति होती है, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं स्पीसीज। तो स्पीसीज शब्द को सबसे पहले किसने दिया था इसको भी जान लेते हैं। तो स्पीसीज शब्द जिसको हम जाति कहते हैं, तो जाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉन रे नामक वैज्ञानिक ने किया था। जॉन रे नाम के वैज्ञानिक हैं जिन्होंने स्पीसीज यानी कि जाति शब्द का प्रयोग किया था। मैं चाहूंगा कि फटाक से आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने कॉपी में नोट कीजिए, फिर मैं आगे की पॉइंट को आपको अच्छे से समझाता हूं। अगर अगले पॉइंट की बात करते हैं तो हम बात करेंगे वर्गीकी के प्रकार। वर्गीकी कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी की बात करते हैं तो हमारे पास जो टैक्सोनॉमी होता है, वर्गीकी होता है, वो 2 प्रकार का होता है। यानी क्या कहेंगे हम, वर्गीकी के प्रकार जिसको हम कहते हैं टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। तो वर्गीकी 2 प्रकार का होता है। पहला हमारा होता है अल्फा वर्गीकी, अल्फा टैक्सोनॉमी। दूसरा होता है बीटा वर्गीकी, बीटा टैक्सोनॉमी। अल्फा वर्गीकी जिसको हम कहते हैं अल्फा टैक्सोनॉमी। दूसरा हमारा होता है बीटा वर्गीकी जिसको हम कहते हैं बीटा टैक्सोनॉमी। अगर हम बात करते हैं अल्फा वर्गीकी की, अल्फा टैक्सोनॉमी की, तो अल्फा टैक्सोनॉमी क्या होता है, तो देखो ये भी एक वर्गीकी का प्रकार है जहां पर जीवों को कुछ लक्षण को देख करके वर्गीकृत किया जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, समस्त जीव, इस पृथ्वी पर जितने भी जीव पाए जाते हैं, कई मिलियन जीव हैं, उन जीवों को उनकी बाह्य रूपरेखा को देख करके अलग अलग समूहों में रखा गया है। ये हमारा होता है अल्फा वर्गीकी के अंदर। अब अगर हम बात करते हैं बीटा वर्गीकी यानी कि बीटा टैक्सोनॉमी की, तो बीटा टैक्सोनॉमी के अंदर क्या होता है कि जितने भी जीव हैं उनके बाह्य लक्षण को देखते हुए साथ साथ इनके आनुवंशिक लक्षण को देख करके भी वर्गीकरण किया जाता है। तो लिखेंगे क्या हम, अल्फा वर्गीकी में समस्त जीवों के बाह्य लक्षण को देखकर वर्गीकरण किया जाता है। अब आगे अगर हम बात करते हैं बीटा वर्गीकी यानी कि बीटा टैक्सोनॉमी में, तो यहां पर क्या होता है कि समस्त जीवों के, इसमें क्या होता है, इसमें समस्त जीवों के बाह्य लक्षण के साथ साथ आनुवंशिकी, बाह्य लक्षण के साथ साथ आनुवंशिकी तथा आकारकीय को देखते हुए वर्गीकरण किया जाता है।
वर्गीकरण किया जाता है। थोड़ा सा अक्षर मैंने छोटा लिख दिया है, आप एडजस्ट कर लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ आसान बना लीजिएगा, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो ये आगे की पॉइंट को मैं आपको बताता हूँ कि आगे की पॉइंट में क्या है, क्या हम पढ़ने वाले हैं आगे की पॉइंट में। तो आगे की पॉइंट में हम पढ़ने वाले हैं द्विनाम पद्धति, जिसको हम कहते हैं बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। क्या कहते हैं? बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर, यानी कि द्विनाम पद्धति को हम अभी पढ़ने वाले हैं। चलिए फटाक से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर हम बात करें हैं बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर, इसको इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं द्विनाम पद्धति, ठीक है। ये तो हमारा वर्ग की खत्म हो गया। दूसरा हमारा आता है द्विनाम पद्धति, द्विनाम पद्धति, जिसको हम कहते हैं बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर। बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर होता क्या है, सबसे पहले इसको जान लीजिए और इसके बाद हम जानेंगे यहां पर कि बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर दिया किसने है और कब दिया है। तो अगर हम बात करते हैं बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर दिया किसने है, तो जिसे देने वाले वैज्ञानिक का नाम है कैरोलस लिनियस, और इन्होंने दिया था इस पद्धति को 1758 ईस्वी में। और कहा दिया था तो इसको भी जान लीजिए। लिनियस ने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम है सिस्टमा नेचुरी। उसी सिस्टमा नेचुरी के 10वें संस्करण में लिनियस ने द्विनाम पद्धति को प्रकाशित किया था, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि द्विनाम पद्धति का जो सिद्धांत है वो दिया गया है लिनियस, लिखेंगे हम गिवन बाय लिनियस इन 1758, 1858 ईस्वी में। किसमें दिया था? तो हम लिखेंगे सिस्टमा नेचुरी के 10वें संस्करण में। किसमें? सिस्टमा नेचुरी के 10वें संस्करण में। सिस्टमा नेचुरी के 10वें संस्करण में से दिया गया था। द्विनाम पद्धति के अनुसार क्या होता है कि प्रत्येक जीव के वैज्ञानिक नाम में प्रत्येक जीव के वैज्ञानिक नाम में दो भाग होता है, ठीक है। जितने भी जीव होते हैं, चाहे हम मनुष्य हो या फिर एक छोटा सा जीव हो, उस सभी जीव के नाम में दो भाग होता है। तो पहला भाग अगर हम बात करते हैं, प्रथम भाग की बात करते हैं, तो प्रथम भाग हमारा होता है जेनेरिक नाम। प्रथम भाग को हम क्या कहते हैं? जेनेरिक नाम। जेनेरिक नाम का मतलब ये होता है कि जेनेरिक नाम में किसी भी जीव के वंश के नाम को लिखा जाता है, यानी कि वो किस खानदान से है, किस वंश से है, किस जीनस से है, उसको लिखा जाता है। जेनेरिक नाम क्या करता है? किसी भी जीव के वंश को प्रदर्शित करता है। तो क्या करता है यह वंश यानी कि जीनस को प्रदर्शित करता है, जीनस को प्रदर्शित करता है। समझा? और दूसरा अगर बात करते हैं, यानी कि द्वितीय भाग की बात करते हैं, द्वितीय भाग अगर हम बेटा द्वितीय भाग की बात करते हैं, तो द्वितीय भाग में आता है स्पेसिफिक नाम। द्वितीय भाग को हम क्या करते हैं? स्पेसिफिक नाम। स्पेसिफिक नाम का मतलब क्या होता है कि यहां पर किसी भी जीव के जाति को नाम को दर्शाया जाता है, यानी कि स्पीसीज को दर्शाया जाता है कि ये किस स्पीसीज से संबंध रखता है। तो यहां पर लिखेंगे यह जाति यानी कि स्पीसीज को प्रदर्शित करता है। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। इसमें मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं, उदाहरण लेता हूं, जैसे नहीं लिख करके। जैसे अगर मैं कुछ जीवों के सामान्य नाम और आपको उसके वैज्ञानिक नाम बताऊं तो वहां पर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अगर हम बात करते हैं आम,
आम तो आप सभी ने खाया होगा, ये आम का सीजन भी चल रहा है, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं मैंगो। ये तो इसका कॉमन नाम हो गया, इस नाम से सभी लोग जानते हैं। लेकिन इसके वैज्ञानिक नाम की बात करते हैं, इसके बॉटेनिकल नाम की बात करते हैं। इसका बॉटेनिकल नाम है मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, इसका मैंगीफेरा इंडिका। देखिए ध्यान रखिएगा, जब आप किसी भी जीव का या फिर किसी भी पौधे का बॉटेनिकल नेम या फिर जूलॉजिकल नेम या फिर हम कह लें साइंटिफिक नेम लिखते हैं, तो नेम लिखते वक्त आप उसको अंडरलाइन करके लिखेंगे, या फिर अगर आप उसको मोबाइल में या फिर कंप्यूटर में लिखते हैं तो आप उसे तिरछे करके लिखेंगे, इटैलिक करके लिखेंगे, क्योंकि ये एक नियम है लिखने का। अब यहां पर बात करते हैं अगर द्विनाम पद्धति से क्या समझना है इसमें। देखिए यहां पर दो शब्द है, पहला है हमारा मैंगीफेरा। ठीक है, इसमें क्या है, पहला है हमारा इसमें मैंगीफेरा, और दूसरा जो है वो हमारा इसमें है इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका। अब अगर हम बात करते हैं बेटा मैंगीफेरा की, तो जो मैंगीफेरा होता है वो दर्शाता है कि आम जो होता है वो किस जीनस से अपना संबंध रखता है, किस वंश से अपना संबंध रखता है। तो मैंगीफेरा क्या करता है, वो जीनस को दर्शाता है, जीनस को दर्शाता है। और अगर इंडिका की बात करते हैं तो इंडिका क्या करता है, जाति को दर्शाती है, जाति यानी कि स्पीसीज को दर्शाती है। समझ में आया। अब अगर हम दूसरे नंबर की बात करते हैं तो एक हम अपने खुद की लेते हैं, यानी कि हम मनुष्य हैं, तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, मनुष्य का साइंटिफिक नाम क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। कई जगहों पर पूछा भी जाता है कि भाई मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, चलो पढ़ते हो तो बता दो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो भाई अगर नहीं पता रहेगा तो आप तो मुंह तो रखोगे इसके, अगर पता रहेगा तो फटाक से बताओ, फिर आगे निकल लोगे। तो अगर हम बात करते हैं मनुष्य के वैज्ञानिक नाम की, मनुष्य यानी कि जिसको हम कहते हैं ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो ह्यूमन के साइंटिफिक नेम की बात करते हैं तो ह्यूमन का साइंटिफिक नेम होता है होमो सेपियंस। अब अगर होमो सेपियंस हमने लिख दिया है तो इसको अंडरलाइन भी करेंगे, तब जाकर के ये हमारा सही माना जाएगा। यहां पर देखेंगे जो हमारा होमो है, ये होमो बताता है कि हम किस वंश के वंशज हैं, और ये सेपियंस बताता है कि हमारी जाति कौन सी है। समझ में आया। अब अगर हम आगे इसी की तरह बात करते हैं तो हमारा आ जाता है गेहूं, जिसको हम वीट कहते हैं। गेहूं का जो बॉटनिकल नाम होता है वो होता है ट्रिटिकम एस्टिवम। अब अगर हम ट्रिटिकम की बात करते हैं तो ट्रिटिकम क्या होता है, वो होता है हमारा जीनस गेहूं का, और जो एस्टिवम होता है वो होता है स्पीसीज गेहूं का। तो मैं आशा करता हूं कि आपको वर्गीय और वर्गीकरण साथ में द्विनाम पद्धति भी एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। डेली क्लास के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, 1 भी रुपया नहीं लगता है। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।